ये दिन बिहार की अपनी इस टीम को जोश दिलाने का है। जितना हल्के हल्के ढंग से आप जय बोल रहे हैं, इससे जय का जो जोश है वो तो दिखता नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। मित्रों, आज का जो विषय और इस विषय की भूमिका, अपना देश 78 साल पहले 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता लाने वालों में एक जज्बा, एक भावनाएं थी, एक लक्ष्य को रख करके अनगिनत नौजवान इस आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता के दौर में देश के लिए बलिदान हुए। देश आज़ाद हुआ 47 में। विषय आया कि आज़ादी के बाद हमको एक संविधान, इसको भी ग्रहण करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। संविधान सभा ने संविधान बनाया और मूल तत्वों में अपने देश में शासन व्यवस्था कैसी हो, बहुत सी बातें आई, लेकिन एक शब्द हमने सबने सुना है, वो है लोकतंत्र। हमने लोकतंत्र अपनाया। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार। हमारी अपनी सरकार हमको बनानी है। तय हुआ हर 5 साल बाद ये लोकतंत्र की विधि कसौटी पर आएगी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने भूमिका निभाई, उसमें कांग्रेस नाम का एक दल था। विषय आया कि पहली सरकार कौन बनाए। एक दुविधा भी बनी। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में जो लोग सत्ता लोलुप थे, उनका नहीं, ये तो अधिकार हमारा है। कोई लोकतंत्र सामने नहीं आया, एकाधिकार तंत्र ये आया कि हमारा एकाधिकार है, हम बनाएंगे। पहला चुनाव भी 1952 में हुआ। 5 साल तो बिना चुनाव के ही सरकार चली। 52 में चूंकि जिसकी सरकार थी वही एक सत्ता पक्ष हो गया, विपक्ष कुछ था नहीं। विपक्ष में कुछ लोग आए, इसलिए सबसे पहले जनसंघ का निर्माण हुआ। जनसंघ का लक्ष्य क्या था कि एक मजबूत विपक्ष, इसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये 52 में बिल्कुल नहीं था। चलते चलते उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक संघर्ष शुरू हुआ, और संघर्ष पहुंचते पहुंचते जब 1967 में पहुंच गया, 67 में विपक्ष के नाते से कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की बजाय संविध सरकारें बनी। पहली बार देश में 67 में एक मैसेज चला गया कि इस लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदली भी जा सकती हैं। और 67 के बाद इस ओर जो कुछ सोच करने वाले लोग थे, इस प्रकार से देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे, उन्होंने आंदोलन किए। और वो आंदोलन, ये आपको सबको जानकारी है कि इस आंदोलन में कुछ ही प्रदेश आगे थे। उसमें एक प्रदेश गुजरात आगे था इस प्रकार के आंदोलनों को बढ़ाने में, एक प्रदेश बिहार आगे था। बिहार में भी इस प्रकार के आंदोलनों की नींव वो लेट 60s में रखी गई, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस समय अपने यहाँ के प्रिय नेता, वो उसके केंद्र बिंदु बने। और इस लोकतंत्र को कसौटी पर तोला कब गया, जब 1971 के चुनाव में एक और तंत्र शुरू हुआ जो कांग्रेस ने शुरू किया, वो था झूठ तंत्र। झूठे नारे बोल बोल करके कैसे सत्ता को हथियाना है। 1971 में एक नारा चलाया गया था इस देश में। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। गरीबी बहुत थी देश में, बिहार भी पीछे नहीं था।
गरीबी हटाने का ये लालच देकर, एक झूठा नारा देकर, इस झूठ तंत्र के आधार पर 1971 में, और केवल इस नारे पर सरकार बन गई होती तो कोई बात नहीं, उसमें धोखेबाजी की भी सीमाएं, चुनाव को कैसे रिगिंग करना है, कैसे उसको धोखे से चुनाव जीतने की कला, ये कांग्रेस में आ चुकी थी, क्योंकि लोकतंत्र तो करना नहीं था, ये किन प्रकार सरकार में आना है। और हद तब हो गई जब स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनको भी अपने चुनाव क्षेत्र में धोखे से और ये चुनाव जीता। विषय शुरू हुआ, इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, किसने कराया था? राजनारायण जी ने केस किया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध किया जाए। और मैं उस समय की न्यायपालिका को सराहना करता हूं, उस न्यायपालिका की, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया 12 जून 1975। जैसे निर्णय आया, उस समय कांग्रेस में एक हलचल मची, इंदिरा गांधी के दिमाग में हलचल मची कि एक इस निर्णय से मुझे सत्ता से हटना पड़ेगा। नैतिकता तो ये थी कि उस दिनों चुनाव से, यानी एक प्रकार से अपनी सीट से इस्तीफा देकर बाहर हो जाती, बदनाम नहीं होती, लोकतंत्र बचता। आज की स्थिति हमारे सामने ऐसे नहीं आती कि हम चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने तो लोकतंत्र को कभी माना नहीं। और उस 12 जून के बाद 25 जून तक जो उनके दिमाग में चला, जो उनके सलाहकार हुए, अंतोगत्वा उनका निर्णय कुछ थोड़े से लोगों के दिमाग की उपज थी कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी सलाह नहीं की। जिस दिन आपातकाल लगना था, जिस समय लगना था 25 तारीख की रात को, 1 घंटा पूर्व अपने मंत्रिमंडल को बुलाया गया, मसौदा बना के सामने रख दिया गया कि इस पर साइन करो। अब आखिर मंत्री तो वो भी मंत्रिमंडल के साथी थे, उनको लगता कि सरकार, इंदिरा गांधी जाएगी तो सारी सरकार जाएगी, कुर्सी का लालच उनको भी था। फटाफट सब साइन हो गए और रात को, आधी रात 25 जून को 1975 में इस आपातकाल को लागू कर दिया गया। आपातकाल में क्या क्या हुआ, कुछ बातें हमारे साथियों ने बताया। विशेषतौर पर नंदकिशोर जी पूछ रहे थे, मैं ही पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहे थे कि यहाँ इस सभा में 70 साल से ऊपर की आयु के और लोग कौन कौन है, रात खड़े कर। एक हमारे पुराने साथी अंत्योदय के, क्या नाम, काशीनाथ जी, एक हमारी बहन, ये भी हमारे साथ अंत्योदय में थी, पूर्व सांसद हैं। यानी कुल मिलाकर के 2 या 4 हाथ यहाँ खड़े हैं, 2 मंच पर हैं। तो आज इतने ही लोगों को पता है कि उस समय क्या हुआ था। आपातकाल में यानी एक प्रकार से इंदिरा गांधी ने एक आंतरिक अशांति ये भंग हो रही है, ऐसा एक वाक्य लिख करके और आपातकालीन लगाया। और जो लोग 25 तारीख को दिन में बैठ करके जब उन्होंने सूची बनानी शुरू की कि आपातकाल के बाद किन किन को सबसे पहले अंदर डालना है, उस सूची में सबसे पहला नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है। उसी में अटल बिहारी वाजपेयी, उसी में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कितने ही ऐसे नेता जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनकी सबकी लिस्ट बनी। और जैसे इमरजेंसी लगे उसी समय इनको रात को, बिना पता, किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, रात को ही उठा लो। 25 की रात को इनको उठाया। और कौन सी अशांति, वो एक्ट कौन सा था, अगर आपको पता है, उस एक्ट का नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट था स्पेशल। यानी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा हो गया। अगर इंदिरा गांधी की कुर्सी ही इंटरनल सिक्योरिटी है तो भला करे भगवान उनका, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही देश मान लिया। उनके एक अध्यक्ष थे उस समय, बरुआ जी। बरुआ जी ने वाक्य प्रयोग किया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया।
यानी उन्होंने देश जो है अपने आप को माना कि मेरी कुर्सी बचेगी तो देश बचेगा, मेरी कुर्सी नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। इससे बड़ा फुहड़ विचार कोई हो सकता है? आप अपने आप को देश के बराबर रख रहे हो। एक व्यक्ति है, वो मानो सत्ता किसी प्रकार से उनको मिली, झूठ बोल के मिली, सच बोल के मिली, लेकिन लोकतंत्र तो ये है जनता जिसको चाहे उसको बनाए। आपकी जिम्मेदारी बनती थी आप दूर हट जाते, फिर चुनाव कराते। चुनाव में अगर इंदिरा गांधी इतनी अच्छी होती लोग दोबारा चुनते। और सही मायने में तो उस चुनाव से ही, इमरजेंसी से ही लोगों को तब वास्तव में पता लगा कि सरकारें बदली जा सकती हैं। वरना तो आम समाज के अंदर धारणा क्या थी कि सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। जैसे सिनोनिमस वर्ड होते हैं। पहले कभी ये जो वनस्पति घी होता था, इसका एक ही ब्रांड होता था, क्या? डालडा। यानी किसी दुकानदार से डालडा मांगो तो भी वनस्पति घी का डब्बा देता था, और वनस्पति घी मांगो तो भी डालडा का डब्बा देता था, और कुछ नहीं होता था। जैसे कोलगेट, पेस्ट दे दो तो कोलगेट देता था, कोलगेट मांगो तो पेस्ट देता था, वही चीज होती थी। ये सिनोनिमस था, तो ब्रांड बहुत आ गए। यही धारणा सरकार के बारे में लोगों की थी। लेकिन उस इमरजेंसी के कारण से उसमें जो लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जिस प्रकार से उस समय लोगों को यातनाएं दी गई, पीड़ाएं दी गई, और वो पीड़ाओं का दौर जिन्होंने सहा है उन्हीं को पता है। मैं उस समय उस दौर में पार्टी से जुड़ा नहीं था, लेकिन एक युवा जैसे 20-21 साल की आयु होती है, मेरा जन्म 54 का है, 75 में 21 साल का आयु हो गई थी, तो 3 साल जो 18 महीने जो आपातकाल चला, तो उसमें 2 साल और समझो 23 साल के हो गए। एक प्रश्न आता था कि रोड पर हम देखते हैं लोग भारत माता की जय लगा रहे हैं, माला डाली हुई गले में, और पुलिस पहुंचती है उनको गिरफ्तार कर लेती, क्या आपको मीसा में अंदर कर दिया। हमें लगता था ये क्या हो रहा है, भारत माता की जय और ये अंदर कर रहे हैं, बात क्या है। तब हम मित्र हमारे उस समय के थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक ने मुझे बुलाया कि काम करना है आज। मित्रता अच्छी थी, मैंने कहा क्या करना बताइए। क्या? रात को अमुक गली में, मैं दिल्ली में रहता था, अमुक गली में एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक लिफाफे में कागज बंद करके दिया, ये जा करके उनको दे दो, हर्ष है प्रेस वाले, हर्ष मोहन, और प्रिंटिंग करके वो दे देंगे, 2 घंटे में प्रिंटिंग करेंगे, उसके बाद पैकेट बना करके आपको देंगे। आपने नहीं देखना क्या है क्या नहीं है, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि उसमें कई बार रद्दी कागज होते हैं, उनको अपने सामने उठा करके आग लगानी है, कोई अवशेष बचना नहीं चाहिए। उस समय कंप्यूटर प्रिंटिंग नहीं होती थी, छापा खाना होता था, तो जो छापे खाने के जो लेटर्स होते हैं उसको भी अपने सामने डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। डिस्ट्रीब्यूट करना का एक सिस्टम होता था, एक भी शब्द जो है वहाँ छापे खाने का भी उसमें बचना नहीं चाहिए। ट्रेन सब काम करा करके आना और मेरे घर में एक कागज देना। हमको ही पता नहीं है क्या करा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। जा करके वो दे दिया लिफ, ऐसे ही पैकेट बना करके घर में जाके सो गया। सुबह सुबह थोड़ा रात देर हो गई थी तो उठने में लेट हो गया। हमारी बहन वो सवेरे सवेरे आई, भैया उठो। मैंने कहा क्या? कि अभी अभी दरवाजे के नीचे से 2 कागज मिले हैं, कोई डाल के गया है। मैंने कहा दिखाओ क्या है। तो 2 कागज देखे, इतना तो ध्यान में था कि कैसा छपा हुआ क्या है। मैंने कहा हाँ ये तो, उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है छोड़ दो जाओ। मैंने लिपेट करके बंद करके जेब में डाल ले, मैं चला गया मित्र के यहाँ। तो मैंने कहा क्या किया आपने उस पैकेट का? तो हमने घर घर बंटवा दिए। अब बंटवाने का क्या था कि जन जागरण, इमरजेंसी, आपातकाल, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली, सबकी आज़ादी छीनने वाली, पत्रकारों के खिलाफ, यानी जो वो सरकार चाहती है छापे तो ठीक, गलत छापे उठा करके अंदर। कोई गायक वो कोई गीत उनके विरोध में बोल दे तो उसको उठा के अंदर। अखबारें जब पढ़ते थे, पूरा 2 पेज 4 पेज की जो अखबार होती थी उसमें आधा छपा हुआ, आधा ब्लैंक। ब्लैंक क्यों है? कि उनके छापे खाने में जाकर के, और रात को सेंसर होता था, ये खबर नहीं लगानी, वो निकाल देते थे, उसको खाली छोड़ते थे। इतनी बुद्धि भी नहीं थी यहाँ कोई दूसरी खबर लगा लें। उसका भी प्रत्यक्ष संदेश जाता था कि रात को आखिरी टाइम पर हटाया गया। यानी जो लोकतंत्र के
जीवित रखने वाला, जिसको मीडिया कहते हैं, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहते हैं, उनका भी गला घोटने का काम। व्यक्तिगत यातनाएं। हमारे एक नेता रामविलास शर्मा हुए, जानते होंगे हमारे नेता साहब रामविलास शर्मा, हरियाणा के बड़े नेता थे। उनको पकड़ लिया, अंदर ले गया। वो भी नौजवान थे, उनकी आयु मेरे से 2-1 साल ज़्यादा थी, 24-25 साल। ले जा करके थाने में चूहे पिंजरे में डाल करके लाए और उनको लिटा करके उनके पजामे में डाल दिया, नीचे से पजामा बांध दिया। पजामे के अंदर चूहे, क्या हालत होती होगी। हाथ बांध दिए, क्या स्थिति बनेगी। लोगों को उल्टा लटका करके यात्राएं देना, ऐसा भयंकर जुल्म शायद मुगलों भी नहीं किया होगा, जो अत्याचारी राजा थे उन्होंने भी। और जिस प्रकार से कि हम जो है विकास का काम करना चाहते हैं, संजय गांधी के आदेश के ऊपर तुर्कमान गेट दिल्ली में पूरा इलाका ढा दिया, गिरा दिया। गरीब लोग छोटे मोटे मकान अपने बना करके बैठे थे कि नहीं, इस कॉलोनी को साफ करना है, जमीन बहुत महंगी है, मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है। जब विरोध किया तो उनकी पिटाई हुई, उनको दर्दनाक उनको व्यवहार किया गया। किसी ने मोतिया खान देखा हो दिल्ली में, उनके सारे बाजार गिरा दिए गए। किस प्रकार से उन्होंने, और बिना किसी व्यवस्था के जो व्यक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा है संजय गांधी, तो नीति निर्धारक संजय गांधी बन गया। ना वो सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सरकारी ओहदे पर है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा है। ये उस समय का ये राजतंत्र चला है, पुत्र तंत्र, कि गांधी परिवार से बाहर तो कोई जाएगा ही नहीं। गांधी परिवार का हर व्यक्ति वो राजा की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के एक आंतरिक अशांति के आड़ में जो अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया, उस समय ना कोई युद्ध की स्थिति थी, ना विद्रोह था, ना कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, लेकिन कुर्सी का खतरा, इस प्रकार से उन्होंने और इस संविधान की हत्या का काम पूरा किया। संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हुआ जागरण शुरू। और उस जागरण के बाद आखिर तो प्रेशर बहुत पड़ा और फरवरी 1977 में उनको आपातकालीन वापस लेना पड़ा, शायद जनवरी में लिया। और वापस लिया तो दबाव था चुनाव का। एक बात और संविधान की इसमें जोड़ने की है कि लोकतंत्र, अपने यहाँ लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता? 5 साल। उस आपातकाल में स्पेशल एक संविधान संशोधन करके उस बार का कार्यकाल 6 साल किया गया। अगर 71 में चुनाव था, 5 साल 76 के अंदर चुनाव होना चाहिए था, 76 में नहीं हुआ, 77 मार्च में जाकर चुनाव हुआ। संविधान संशोधन करके 1 साल बढ़ाया गया। तो किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई हैं ऐसे काले कानूनों के द्वारा, और फिर बदले की भावना। नेताओं को तो जेल में ठूसा ही ठूसा। जिस HR खन्ना ने, जो एक ईमानदार जज के प्रतीक के रूप में हैं, उनकी बारी, क्योंकि बहुत सीनियर जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बनने की उनकी बारी थी, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बल्कि उनको साइड में करके दूसरे जज को और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो कैसे कैसे जजों के खिलाफ भी उन्होंने फैसले दिए। जितने भी शीर्ष पद पर लोग बैठे थे, उन सबको, जो भी कोई उनके स्वर में स्वर नहीं मिला रहा था, उन सबको दरकिनार करके साइड में किया और उनकी जगह अपने चहेते, अपने चमचे, अपने जो वफादार कहें, उन सबको उन पदों पर बैठाया। और ये मान करके जैसे वो तो एवर लास्टिंग, जब तक जन्म है तब तक प्रधानमंत्री रहेगी, इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। और इस व्यवहार के कारण से जनता में रोष, सामान्य जनों में क्या क्या व्यवहार था। नौजवान कोई भी मिला, उस समय दहशत के पकड़ के लाओ, पुलिस को हिदायत कि अगर इसके लंबे बाल हैं तो इसके बाल काट दो, गंजा कर दो, और फिर हॉस्पिटल ले जा करके इसकी नसबंदी करा दो। इतना घिनौना काम। अविवाहित लड़कों के भी नसबंदी के केस उस समय सामने आए। क्यों?
क्योंकि जो सरकार का विरोध करने वाला जरा भी उनको कहीं भनक पड़ जाए कि ये नौजवान है, ये आंदोलनरत है और इस आंदोलन में सरकार के विरुद्ध कोई आवाज बोली है, कोई भाषा उठाई है, तो इतने खतरनाक यानी एक उनका जो अंजाम हुआ वहां तक वो लेकर के गए। मित्रों, उस समय हमारे मीडिया के मित्रों को शायद पता होगा, लेकिन जानकारी के लिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है जो देश के पूरे प्रेस का रेगुलेशन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रेस काउंसिल इंडिया को भंग कर दिया, क्योंकि वहाँ तो स्वतंत्र रूप से लिखने वाले आकर मीडिया में भी उसी मीडिया के पत्रकों, उसी के यानी मीडिया के सिस्टम को अच्छा माना जाता है जो निष्पक्ष लिखे, जो स्वतंत्र लिखे, और ये जिम्मेदारी होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके और जो अपने लोग बैठाने थे बैठाए कि अब जैसा हम चाहेंगे वैसा प्रेस लिखे, इसके अलग अगर वो लिखते हैं तो ऐसे मीडिया के मित्रों को खिलाफ भी जो कार्रवाई है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करनी है। तो ऐसे मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसको भी बंद कर दिया। उस काल में मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं होती थी, बल्कि जो कुछ करना है एक नोट तैयार किया, सब मंत्रियों के पास भेज करके और उसको साइन कराते थे। साइन करा करके मंत्रिमंडल से लोगों से साइन करा लिया, बाय सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, और सारे आपातकाल में मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। तो लोकतंत्र का तकाजा किस प्रकार से होता है ये सब हमारे ध्यान में उस समय आता है। आज भी कांग्रेस की वृत्ति बदली नहीं। कांग्रेस में आज भी उसी प्रकार का जो एक पार्टी में भी जो एक परिवार है, उस परिवार के नाते वर्चस्व उस समय था, आज भी है। आज भी एक पीढ़ी चलेगी, दूसरी पीढ़ी में भी आगे बेटा बेटी के बाद भी उनके आगे होने वाले दोता दोती, यहां तक लाइन खिंच गई है। पोता पोती तो भी हुए नहीं है, दोता दोती के नाम। तो इस प्रकार की लाइन आज भी खिंच रही है, और पार्टी में इतनी दुर्गति आज भी है क्योंकि पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है। सारे देश की बात तो नेतृत्व पर नेता किसको बनाया, वो तो जिसको चाहे अपना नाम लिखा कर दिया, लेकिन प्रदेशों में क्या स्थिति है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए अक्टूबर 2024 में, आज लगभग 8 महीने के आसपास हो गए। इन 8 महीनों में उनके 37 विधायक हैं 90 में से कांग्रेस के। 37 विधायकों में नेता प्रतिपक्ष अपना लीडर ऑफ अपोजिशन वो बना नहीं सके। 8 महीने जिस विधानसभा में एक 37 संख्या का उनका विधायक दल हो, विपक्ष के नाते मान्यता प्राप्त विपक्ष है, वो 8 महीने अपने दल का नेता नहीं बना सके। चुनाव में जिलों में अपने अध्यक्ष नहीं बना सके, प्रदेशों में अपने प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बना सके, और उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर। अरे इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जन्मजात से लोकतंत्र है, जन्मजात से। क्या हमारे यहाँ पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा किसी को नहीं पता होता है। जिस दिन सब लोग मिलकर के बैठ के बनाते हैं उस दिन पता लगता है। प्रदेश अध्यक्ष बनता है, महीना 20 दिन पैसे, कोई लॉबिंग नहीं होती उससे पहले, किसी को पता नहीं होता। डॉक्टर दिलीप जी बताएंगे 1 महीना पहले आपको पता था कि प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं? नहीं पता। मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 2014 में, जिस दिन विधायक दल की बैठक थी उसी दिन पता लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, उससे पहले मेरे से बात ही नहीं थी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। जिस समय कोई आवश्यकता होती है उस समय सब लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, संबंधित लोगों में विचार होने के बाद जो कंसेंसस बनता है, लोकतंत्र ये होता है। उस लोकतंत्र में से लोगों का एक तंत्र है, उसमें से आगे निकल करके आते हैं, और इसमें से पार्टियां बढ़ती घटती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किस रूप में आगे बढ़ रही है, देश भर में हमारी करोड़ों की यानी हमारी सदस्यता है, लाखों में हमारी सक्रिय सदस्यता है। कोई पार्टी आज हमारे मुकाबले में नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज है।
कांग्रेस जो सबसे बड़ी थी वो अपने बोझ के नीचे दबती जा रही है उनकी नीतियों के कारण से। मोदी जी ने ठीक कहा था कि हमको देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया कि नहीं हो गया? गिने चुने कुछ विधायक सांसद, हाँ इस बार एक खुशी उनके घर में हुई। खुशी क्या हुई कि अपने घर में शोर मचाया, देखो देखो हमारे 99 नंबर आ गए, 99 नंबर आ गए। सामने वाले ने पूछा कितने में से, कि 542 में से। खुशी तो ये हुई जैसे 100 में से 99 आ गए, और इसी को अपना जीत मान रहे। इस जीत को अगर मानना है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, इतने में हमेशा जीतते रहो। तो मित्रों, कांग्रेस का स्पष्ट जो उस समय का चाल चलन था वो आज भी है। आज भी हमको सावधान रहना है। ये संविधान जो है ये हमारी जनता के लिए थोड़ा सा भावनात्मक मुद्दा है। एक धोखा हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में। अंदर अंदर इन्होंने रचना बनाई, इनके सलाहकारों ने बताया होगा कि संविधान को लेकर के इसकी दुहाई दे दो, ये अगर 400 सीटें ले जाएंगे तो आते ही संविधान खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और इनका थोड़ा सा वो सिक्का जो है थोड़ा सा चल गया। तो बाद में ध्यान में आया कि संविधान के प्रति हमारे लोगों की इतनी आस्था है। हमको अगर आज आपातकालीन के सारे विषय बताने पड़ रहे हैं तो केवल इसीलिए कि संविधान और लोकतंत्र इस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता है। उस जागरूकता को हम फैलाएं आगे। और हमारे में भी जो लोग, मैंने बताया 70 साल से ऊपर के हैं, उनकी उस समय आयु 20 वर्ष रही होगी, क्योंकि 50 साल तो हो गए आपातकाल को। तो 20 साल के आदमी को थोड़ी समझ हो जाती है, उससे नीचे 10 साल वाले को समझ ही नहीं होती क्या देश है, क्या लोकतंत्र है, क्या संविधान है। तो हमारी आज आबादी 95% वो उस काल की नहीं है, उससे बाद की है। तो उस बाद की 75 के बाद की जो हमारी संख्या है या जिनकी समझ उसके बाद बढ़ी है, उनको आपातकाल के बारे में बताना होगा कि संविधान की हत्या किसने की। ये संविधान की हत्या उन्होंने की। और एक नहीं, कई उस समय के जो संशोधन हैं, कई उस समय के बाद की घटनाएं हैं जो संविधान के विरोध में उन्होंने की। हमने जब जब किया संविधान को बचाया है। अगर संविधान को बचाने का काम कभी भी किया है, चाहे वो आपातकाल हो और चाहे बाद के विषय हो, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इन्होंने बचाया और किसी ने नहीं बचाया। ये जो नई पीढ़ी है, आज इनको सबको सचेत होने की जरूरत है। और ये संविधान बचाने का या संविधान को खत्म करने का विषय, ये हर 5 साल में बाद कसौटी होती है। और ये कसौटी पर हमको भी एक अवसर अभी इसी साल आ रहा है। इसी साल में अवसर आ रहा है बिहार के लोगों के लिए। बिहार की जनता को इस लोकतंत्र को बचाने का काम उस धरती के लोगों का जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस संविधान के प्रति अपना बलिदान तक दिया, अपना संघर्ष किया, उस भूमि पर इस काम को करने का काम बिहार के युवकों को आज चेतना होगा, संकल्प लेना होगा कि आने वाले इस चुनाव कब है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में, वही अक्टूबर नवंबर। तो आज हम जून में हैं, मात्र 6 महीने बाकी हैं, 6 भी नहीं है, 4 महीने बाकी हैं। इन 4 महीनों बाद एक विषय यहां भी आएगा और इस समय हमको जो है सतर्क होकर के इस लोकतंत्र को बचाना है। देश की, प्रदेश की जनता, उसका भला कौन कर सकता है, ये जनता को बताना है। कभी कभी आपत्ति काल आता है या विपत्ति आती है तो अपने साथ कुछ अवसर लेके आती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपातकाल की विपत्ति आई, ये आपत्ति आई, मेरे जैसा व्यक्ति नौजवान था उस समय, कुछ जानता नहीं था, वो एक पत्रक छपा के ले आया और उस दिन पता लगा कि आपातकाल के कितने गंभीर परिणाम हैं। और आपातकाल खत्म हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बन गया।
तो मैं कई बार सोचता हूं कि आपातकाल एक आपत्ति, लेकिन अवसर मेरे जैसे के लिए मिल गया कि कहीं एक दिशा मिल गई आगे बढ़ने की, और मैं अकेला नहीं। आज बहुत लोगों से परिचय होता है, वो उस 75 से 70 के कार्यकाल में प्रेरणा जागी उनको कि नहीं, देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। ऐसे लाखों कार्यकर्ता अपने साथ जुड़ के खड़े हुए, लाखों कार्यकर्ता। और एक और कांग्रेस के एक मित्र मिले उस समय, आपातकाल के 2-3 साल बाद, कहने के आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने क्यों? आपने हमारे ऊपर अत्याचार किए, आप धन्यवाद मांगते हो किस बात का? कहने लगे नहीं, हमने आपकी एक परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। जो डर गए वो माफी मांग के बाहर आ गए, वो आपके साथ रहे नहीं। और जो पास हो गए, 18 साल जिन्होंने संघर्ष झेला, वो पास हो गए, आपकी फिल्ट्रेशन हो गई, उस फिल्ट्रेशन में आपका संगठन मजबूत हो गया। भले उसने बात टॉन्ट वे में कही होगी, लेकिन ऐसी परीक्षाएं कभी कभी आती हैं, और उन परीक्षाओं में सफल वही होता है जो डट के खड़ा है, और जो फिसल गया वो समझो हमेशा हमेशा गिर गया। इसलिए मैं एक विचार के साथ खड़े हैं, और विचार के साथ खड़े होने के लिए समय समय पर ऐसी परीक्षाएं आएंगी। उस समय आपातकाल आया, कभी कोई और प्राकृतिक आपदा आती है, कभी पार्टी के संगठन पर किसी प्रकार की आपत्ति विपदा आ सकती है, कभी हम सत्ता में रह सकते हैं, कभी विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन विचार हमारा स्थायी है। स्थायी विचार के साथ हम खड़े हैं तो जीवन में संतोष ही मिलेगा, जीवन में प्रसन्नता ही मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मन में एक हमारे भाव जागृत होता है वो और मजबूत होगा। तो मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए आह्वान करता हूँ, इस बात का आह्वान करता हूँ कि हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में हमारे संगठन के उस समय के जो लोग इतनी मजबूती से खड़े रहे, ऐसा साहस ये हमको उनसे सीखने को मिलना चाहिए। और आगे आने वाले किसी भी समय कोई भी हमारे लिए काम सामने आए, बहुत मजबूती से, बहुत डट करके, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जो जेलों में उस समय गए थे उनको कुछ नहीं मिला होगा। वो लोग सत्ता में हम आ जाएंगे कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन 80 में 70 में जनता पार्टी में आए, जनता पार्टी भी बलि चढ़ गई, टूट गई। जनसंघ बनाया, भारतीय जनता पार्टी बनाई, और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा फिर 2 सांसदों से शुरू हुई। जो जनसंघ की यात्रा 3 सांसदों से शुरू हुई थी 52 में, वो 80 में 2 ही सांसदों से शुरू हुई, और करते करते हम 300 भी पार कर गए। हम लगातार 15 वर्ष से केंद्र में सरकार में हैं, हम प्रदेशों में बहुत जगह ऐसी तीसरी बार सरकार बनाए हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।